हाँ, इसमें पूरी बायोलॉजी आ जाएगी। थोड़ा सा और मोटी वाली कॉपी बनाएंगे ना, पूरी आ जाएगी। हमको लगता है अरे हम नोट्स बनवाएंगे पूरा, अच्छा खासा नोट पढ़ाएंगे, उसमें आपको गाइड उड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो गाइड लेते हैं सब एग्जामिनेशन के टाइम में, वो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना पढ़ा देंगे और लिखवा देंगे कि पूरा आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हाँ हाँ, उसको बनाए रही, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम पड़ेगी दूसरी कॉपी ले लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कॉपी बना लीजिएगा। हाँ, मतलब इसमें जहाँ तक होगा वहाँ तक लिखिएगा, और फिर दूसरा जहाँ तक होगा उसको वहाँ तक लिखिएगा। पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके का कॉपियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? इकाई 1 का अध्याय 1 शुरू हो गया था। अध्याय 1, जीवों में जनन। ये आपका पहला चैप्टर था, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, हम इसमें आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए थे कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ने हैं। और दूसरा आपको तो बताया थे कि जीवन अवधि क्या होता है। मतलब एक कोई जीव है वो प्राकृतिक रूप से बर्थ करके और पूरा प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। उसके बाद हम आपको जन्म की परिभाषा दी थी। उससे पहले कुछ जीवों का जीवन काल बताया था, कौन व्यक्ति कितना साल जीता है। आपका हाथी का कितने साल हो गया? हाँ, 70 से 90, 80 से 90 साल हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन, और जनन के बारे में, उसके जनन के कितने प्रकार होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जनन की परिभाषा हम आपको कल बताया था। जनन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन बताएंगे। रिप्रोडक्शन, जनन किसे कहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जनन एक ऐसी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जिसमें कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करती है। नए संतान की उत्पत्ति करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग हैं, अपने माता पिता से आए हैं, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ भाग, या आंखें हैं, कान है, नाक है, पूरा शरीर है, थोड़ा बहुत शरीर क्या होता है, मिलता है। लेकिन अगर एक आपका जो जनन का प्रकार में अगर देखेंगे तो जन रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है वह लैंगिक जनन होता है। मुख्य रूप से जो जनन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल एक जीव भाग लेता है अपने संतान की उत्पत्ति के लिए, केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव भाग लेता है, एकल जीव भाग लेता है, एकल जीव भाग लेता है। अर्थात इसमें मेल और फीमेल जैसा कोई भी युग्मक नहीं होता है। इसमें एक जीव रहेगा जो अपने शरीर का विभाजन करेगा और उससे नई नई कोशिकाएं बनाएगा, और वह छोटी छोटी कोशिकाएं पूरा शरीर का क्या करेंगी, रूप ले लेंगी। जैसे हम आपको दे दें एक अमीबा। अमीबा का नाम सुना है? अमीबा का संरचना ऐसा होता है, लगभग किसी भी तरह का होता है, उसका कोई शेप नहीं होता। बीच में उसके होता है केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। यही विभाजन करता है। जो केंद्रक होता है इसी को वह क्या करता है, विभाजन करता है। तो जैसे ही विभाजन करता है उसकी आकृति में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। उसकी आकृति थोड़ी सी क्या होने लगती है, चौड़ी। उसके साथ साथ उसका केंद्रक क्या होता है, थोड़ा सा केंद्रक में क्या होने लगता है, फैलाव होने लगता है। वह केंद्रक क्या करता है, खींचता है
अपने शरीर में से क्या कर रहा है, दूसरे कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। तो अगर दूसरी कोशिकाओं को उसको निर्माण करना है, उसके लिए वो अपना केंद्रक का विभाजन करेगा। आप सोचेंगे कि यहाँ से काट दें अमीबा को और यह एक नया शरीर बना लेगा, ऐसा संभव नहीं है। उसको एक नया शरीर बनाने के लिए वो अपने केंद्रकों का क्या करेगा, विभाजन करेगा। जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ उसको खींचेंगे तो फैलता है, तो वैसा ही वो अपने शरीर को क्या करता है, खींचता है। और जैसे ही खींचेंगे तो केंद्रक में भी क्या होता है, तनाव होता है। आगे की प्रक्रिया में वो पूरा जो होता है एकदम ऐसे पतला हो जाता है। अब इतना दूरी क्या होने लगता है, खींचा हो जाता है। पूरा इसका केंद्र क्या होता है, इतना तनाव बनने लगता है। एंड में जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया, एक अलग बन जाता है और एक अमीबा अलग हो जाता है। यानी अब इसमें देखिए नर और मादा जैसी कोई भी घटना नहीं आई है, वह अपने शरीर का क्या किया है, विभाजन किया है, और विभाजन करने के पश्चात क्या किया, नई कोशिकाओं का निर्माण किया है। तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के कुछ और भी खासियत होता है। यह एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है या फिर समान शरीर या सिंपल संरचना वाले शरीर वाले जीवों में, जैसे जिनकी शरीर की संरचना बिल्कुल समान होती है। पहला हो गया आपका अमीबा, और एक ले लीजिए पैरामीशियम। पैरामीशियम जानती है, चप्पल के नुमा दिखाई देता है पैरामीशियम। यह भी क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। तो अलैंगिक जनन की खासियत यही होगी कि वह अपने शरीर का क्या करेगा, विभाजन करेगा, उससे दो नई कोशिकाओं का क्या करेगा, निर्माण करेगा। फिर ये वाला विभाजन वैसे ही करेगा, फिर उससे वो क्या करेगा, दो वो वाला विभाजन करेगा, फिर उससे दोस्त क्या करेगा, संरचना। इसमें आपका सिर्फ जनक क्या होता है, एक ही होता है। इसको बोलते हैं जनक कोशिका, इसको बोलते हैं जनक कोशिका। और जो इससे बनकर तैयार हुआ है यानी विभाजन करके, इसको बोलते हैं संतति कोशिका। संतति का मतलब होता है संतान। संतति का मतलब क्या होता है, संतान। यानी आपका एक जनक से कितनी कोशिकाएं विभाजन हुई, दो। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अलैंगिक जनन कहलाएगी। लेकिन आपका लैंगिक जनन में थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होती है। इसको मिटा दे। दूसरा आपका आता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या आता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए, इसमें आपका एक युग्मक नहीं मिलेगा, इसमें दो युग्मक मिलते हैं। एक नर मिलता है और एक मादा, नर प्लस मादा। इसमें दो युग्मक मिलते हैं। कितने युग्मक मिलते हैं, दो युग्मक, दो असमान युग्मक लिख लीजिए। असमान मतलब मेल और फीमेल। दो असमान युग्मकों के संलयन से, के संलयन से यह जनन होता है, यह जनन होता है। इसमें इंसान, बंदर या बहुत से जीव जानवर क्या आते हैं, सब आते हैं। लैंगिक जनन में क्या आते हैं, ये प्रक्रिया आती है। एक और चीज देखिए, इसमें आपका युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में आपका युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इस बात का याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिए, युग्मक नहीं बनता है। युग्मक नहीं बनने का मतलब होता है एक मेल युग्मक होता है और एक फीमेल युग्मक होता है। तो हम आपसे पहले ही कहे हैं कि इसमें मेल और फीमेल जैसी कोई घटना नहीं होती है। तो आपका युग्मक कहाँ बनते हैं, आपका यहाँ बनते हैं। नर युग्मक से आपका नर युग्मक बनता है, नर से आपका नर युग्मक, और मादा से आपका मादा युग्मक। उससे आपका दोनों जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, यानी युग्मनज बनता है। इन शब्दों का ख्याल रखिएगा। एक होता है युग्मक, जिसमें मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं। युग्मनज जो होता है वह जब गर्भाशय बनता है उस दौरान उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ये होता है जाइगोट। जाइगोट से, युग्मनज से आपका भ्रूण बनता है, जो आपका क्या होता है, गर्भाशय। तो ये प्रक्रिया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ये प्रक्रियाएं नहीं आती है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ रह जाएगा आपका अलैंगिक जनन के प्रकार और लैंगिक जनन के प्रकार। हो गया।
नोट कर लिया? तो क्या आप बता सकते हैं अलैंगिक जनन में युग्मक बनता है या नहीं बनता है? युग्मक नहीं बनता है। तो युग्मक बनता कहाँ है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है युग्मक। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। ये पूरा डिटेल में जो है पढ़ना जो है आगे चैप्टर में, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मानव जनन या पुष्पी पादपों में जनन, फूलों में जो होता है जनन, वो जो पौधों का जो जनन भाग होता है वो फूल होता है। जो पौधों का जनन भाग क्या होता है? फूल होता है। और इंसानों का अलग चैप्टर दोनों के लिए पढ़ने के लिए क्या किया है? अलग दिया हुआ। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन की विधियां लिखो। अलैंगिक जनन की विधियां, पहला आता है आपका, इसमें 6 विधियां आती हैं। अलैंगिक जनन में इतना ख्याल रखिएगा, जब कोई शरीर टूटता है तभी जाके एक नई संरचना क्या होता है? निर्माण होता है। या तो विखंडन होगा या टूटेगा, किसी तरह विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा? एक नई संरचना बनेगी, जिसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन में। टूट भी सकता है या आप खंडित भी हो सकता है, तरह तरह के इससे क्या हो सकते हैं? काम हो सकते हैं। पहला लिखिए, विखंडन। पहला जो आता है विखंडन। पहला अलैंगिक जनन क्या होता है? विखंडन। इंग्लिश में बोलते हैं बाइफिजन। बाइफिजन। दूसरा आता है आपका मुकुलन। दूसरा क्या आता है? मुकुलन, बाई बडिंग। बाई बडिंग। तीसरा आता है पुनरुद्भवन। ये सब रहता है, 11th में नहीं मिलेगा। 11th का पूरा, हाँ वो हालांकि थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता है क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें पूरा एक एक डिटेल पढ़ना रहता है। ये सब थोड़ा थोड़ा 10th में बताएगा, क्योंकि पहले जो है क्लास 10th जो है पहले बोर्ड में आता था, अभी बोर्ड में नहीं आता है। उसको क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। 10th का बोर्ड क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। अब सिर्फ आपका क्लास 12th क्या हो गया है? बोर्ड हो गया है। क्लास 12th क्या हो गया है? बोर्ड हो गया। तो पहले हालांकि ये सब टॉपिक आपको 10th में मिलेंगे, क्योंकि 10th की जो साइंस होती है वो पूरा समराइज करके रहती है। थोड़ा थोड़ा 9, 10, 11, 12 चारों का क्या थोड़ा थोड़ा बता देगा कि क्या होता है। कुछ जनन भी बताता है उसमें, रिप्रोडक्शन चैप्टर भी उसमें होगा क्लास 10 में। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। चौथा आपका आएगा बीजाणु द्वार। चौथा आपका आएगा बीजाणु द्वार, बाई स्पोर। यानी अलैंगिक जनन आपका कितने तरह से? 6 तरह से होता है। आप बस इतना ही नहीं सोचेंगे कि एक तो टूट गया तो टूटने के बाद एक नया शरीर। टूटने की प्रक्रिया में इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इतने सारे जीव आएंगे, किस तरह कौन सा पार्ट कैसे टूट रहा है, कौन सा एक अलैंगिक। जैसे आप लोग गुलाब का फूल लगाते हैं, गुलाब का फूल लगाते हैं तो उसको तिरछा काट देते हैं। जैसे ये गुलाब का फूल है, उसको क्या करेंगे? तिरछा काट देंगे, फिर उसको मिट्टी में लगाते हैं, वह उग जाता है। अब इसमें लैंगिक प्रक्रिया जैसा पौधों का कुछ नहीं हुआ है, तो वह भी क्या होगा? अलैंगिक जनन। तो वह इन सब में आएगा। तो आलू जो होता है, आलू, उसमें कुछ पार्ट कुछ दिन रख देने पर उसमें छोटे छोटे पार्ट निकलने लगते हैं। छोटे छोटे क्या होने लगते हैं? व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पूरे दाने दाने जैसे निकलने लगते हैं, जिसको आलू का आंख बोलते हैं। वह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जो आपका यह 6वां आता है, जिसको वेजिटेटिव बोलते हैं। वह उसमें जो होता है विभाजन कर करके नया आलू बनाने लगता है। उसी को काटा जाता है, काट काट के मिट्टी में क्या किया जाता है? बोया जाता है, तब जाके वही उगता है आलू। वो भी क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन। पांचवा है आपका खंडन। पांचवा क्या है? खंडन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। 6वां आपका होता है कायिक प्रवर्धन। इसी के अंदर जड़, तना, पत्ती से जो होने वाले विभाजन है वो आता है कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इतने प्रकार से आपका अलैंगिक जनन होता है। पिछले साल ये चैप्टर पूरा क्लास 12th में नहीं था, इस बार रहेगा। अलैंगिक जनन से 1 आध नंबर के सवाल आ जाते हैं।
जैसे बोर्ड में प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप लोग उठाएंगे तो उसमें एक एक पूछ देता है, जैसे ये पूछ देगा सीधा बीजाणु द्वार क्या होता है उसकी परिभाषा दीजिए और एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। तो कौन सा ऐसा पौधा है या कौन सा ऐसा जीव है जो बीजाणु द्वार द्वारा क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। अभी हम सारा बताएंगे, वो पूछता है बोर्ड में ऐसे ही। इस साल आपका चैप्टर जोड़ दिया है, यानी इस बार सवाल क्या होगा, आएगा। नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए अलैंगिक जनन जो है इसमें एक शब्द आता है क्लोन, इसको बता देते हैं, एक नंबर में पूछता है। अलैंगिक जनन में एक शब्द आता है क्लोन। जब ये चैप्टर था पहले बोर्ड में तभी उसमें से पूछा हुआ था क्लोन। क्लोन क्या होता है, जैसे ये क्लोन की जो प्रक्रिया है यह केवल अलैंगिक जनन में होगी। यह केवल कहाँ होगी, अलैंगिक जनन में। क्योंकि हम बताते हैं, देखो कैसे, यह केवल अलैंगिक जनन में होती है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है और वह विभाजन कर लिया है या उसके बाद आपका एक नया जीव बनाता है, तो वह हूबहू नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपने माता पिता से सेम टू सेम नहीं मिलते। थोड़ा बहुत क्या होगा, कुछ लक्षण मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेहरा मिल जाएगा, लेकिन हूबहू मम्मी जैसा नहीं दिखते हैं, ना ही हूबहू पापा जैसा दिखते हैं, तो वह क्लोन नहीं कहलाएगा। अमीबा जो है वह अलैंगिक जनन कर रहा है। अमीबा क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन कर रहा है। दो नई जनन कोशिकाएं बना लेता है, दो नई जनन कोशिकाएं क्या कर लेता है, बना लेता है। लेकिन यह इसके हूबहू पूरा रहेगा, यह इसके हूबहू क्या रहेगा, टोटल दिखाई देगा। उसका कार्य समान रहेगा, संरचना उसकी समान रहेगी। संरचना का मतलब आपको तो पता है कि अमीबा की आकृति फिक्स ही नहीं होती। अमीबा जो होता है वो जल में पाया जाता है। जो आपका अमीबा वाला पानी अगर आप पी लेते हैं तो जो पेट वगैरह खराब वराब होते हैं वो यही सब के कारण है। यहाँ प्रयागराज में जो है इतनी पानियाँ जो खराब है, यहाँ का पानी के आदमी गैलन वाला पानी लेता है, 20 रुपए वाला, आप लोग भी लेते होंगे। तो वो सब पानी अगर आप हैंड पाइप के पानी नहीं पी सकते हैं, उसमें ढेर सारे क्या मिलेंगे, अमीबा मिलेंगे, और वह पेट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये सब अमीबा कहाँ मिलते हैं, जल में मिलते हैं, नदियों तालाबों ये सब में क्या मिलते हैं, ये सब अमीबा मिलते रहते हैं। बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई देंगे, ऐसे ही दिखाई भी नहीं देंगे वो अमीबा, और बिल्कुल जेली नुमा दिखाई देते हैं। जो अमीबा होता है वो बिल्कुल जेली नुमा होता है। अगर ऐसी हम संरचना कोई बना रहे हैं, ऐसी, ये एक अमीबा है, तो यह जाहिर सी बात है जेली जैसी संरचना होगी। ऐसा कौन सा चिप्स होता है, हाँ आलू काटेंगे तो लगभग गोली रहता है, बहुत रेयर दिखाई देगा कोई आलू टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके चिप्स काटेंगे तो ऐसा निकलेगा। तो अगर यहाँ से कोई पार्ट कट गया अमीबा का, तो यह नई कोशिका नहीं बनाएगा। समझ में आया, उसका विभाजन करने के लिए उसको केंद्रक से विभाजन करना पड़ेगा। और जब भी वो अलैंगिक जनन करता है वो अपना केंद्रक ही क्या करता है, खींचता है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका दिलवे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले दिल निकालेंगे तो उसका खेला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वह तुरंत क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ना ब्लड का पंपिंग होगा, ना ही लंग्स उसका रहेगा। लंग्स कोई मेन पार्ट निकाल लीजिए किसी के बॉडी का, लंग्स निकाल लीजिए किसी इंसान का, दिल निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। तो वैसा ही उसका क्या है, केंद्रक है, वह केंद्रक के भरोसे क्या है, पूरा चला है। जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है वो किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है। जिसमें केंद्रक पाया जाएगा वह क्या होता है, ब्रेन होता है। वह उसको कंट्रोल करता है। इस पूरे शरीर को केंद्रक क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि हमको विभाजन करना है कि नहीं करना है। अच्छा अब हम यौनावस्था में आ गए हैं, अब हमको विभाजन करके एक नई शरीर बनानी चाहिए। ये सब कौन डिपेंड करता है, ये सब केंद्रक डिपेंड करता है। समझ में आया। तो वैसा ही एक शब्द होता है क्लोन। क्लोन जो होता है केवल अलैंगिक जनन में क्या होता है, दिखाई देता है, आपका लैंगिक जनन में नहीं दिखाई देगा। एक आपका अलैंगिक जनन उन कोशिकाओं में होगा जो एक कोशिका होगी। अभी बताए हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा कि एकल कोशिकाओं में क्या होता है, आपका अलैंगिक जनन होता है, और वो सरल शरीर संरचना वाले होंगे। तो अमीबा का शरीर क्या है, सरल है। सरल का मतलब जिसमें आपका तरह तरह के युग्मक नहीं पाएंगे। इसके अंदर किडनी है, इसके अंदर किडनी कहाँ है, इसके अंदर लंग्स कहाँ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यह क्या है, सरल शरीर वाला है। तो पैरामीशियम भी क्या होता है, सरल शरीर वाला। तो जितने भी आपके सरल शरीर वाले और एक कोशिकीय जीव होंगे, पैरामीशियम और अमीबा, ऐसे बहुत सारे और भी जीव हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और उनका शरीर क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। उसमें हार्ट, किडनी, लंग्स, फेफड़ा ये सब चीजें नहीं पाएंगी, उनको बोलते हैं सरल शरीर वाले। और ऐसे ही जीव क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। क्या हम लोग अलैंगिक जनन करते हैं, हम लोग एक कोशिका है ये नहीं है,
हम लोगों के अंदर कोशिकाओं का समूह है, ढेर सारा कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, ऊतक। पढ़े हो, ऊतक शब्द सुने हो, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो हम लोगों का कोशिका, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है। हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय। कोशिकाओं का पूरा क्या है, समूह है हम लोगों के पास। तो क्या हम लोग अलैंगिक जनन करेंगे? कबो ने कबो देखिए हाथ टूट के निकल गया और नया हमारे सर बगल में सर खड़े हो गए। कभी ऐसा देखा कि किसी आदमी का हाथ टूट गया हो और उसका हाथ नीचे गिर गया हो मिट्टी के नीचे, फिर एक नया शरीर बन के तैयार हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है। जो एक कोशिकीय जीव रहेगा वही क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। इसमें से हम लोग पहला पढ़ते हैं विखंडन। देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लोन लिखना, इसको नोट कर लो, क्लोन। यह अपने जनक कोशिका के बराबर होता है। यहां से यह अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। बिल्कुल समान होता है, जिसे क्लोन। कार्बन कॉपी होता है ना, जैसे कोई जीरोक्स कराना है आपको, जीरोक्स कराना है, तो आप एक जीरोक्स लेते हैं, उसको फिर जितने चाहे उतने क्या करते हैं, जीरोक्स छाप देते हैं, तो जैसा रहता है वैसा ही आता है। अच्छी राइटिंग में या टाइप करके लिखा होगा तो वैसा आएगा, सड़ा हुआ लिखा रहेगा तो सड़ा हुआ आएगा। तो वैसा ही होता है। जैसी अमीबा जैसा भी कोई विभाजन करेगा, बहु रोबोट देखें, रोबोट, एक रोबोट मूवी भी आई है। रोबोट मूवी में वो ढेर सारी रोबोट बना देता है, उसका कार्य भी समान है और वह दिखने में भी समान है। रोबोट मूवी देखेंगे नहीं देखें, रोबोट मूवी नहीं देखें, मिलता है गूगल वगैरह पे या मूवीज में जब देखेंगे तो रोबोट एकदम सेम सेम बनाते हैं। कोई भी रोबोट देख लीजिए एकदम सेम बनाते हैं। तो अगर उसका कार्य भी समान रहता है और वह दिखने में भी क्या रहता है, समान, उसको बोलेंगे क्लोन। हमारे जैसा एक हु बहु एक और टीचर यहाँ एकदम खड़ा कर दी, जैसे हम हैं वैसे ही खड़ा कर दीजिए, वह मेरा क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए जिन चीजों में यह क्लोन जो होता है वह अलैंगिक कोशिकाओं में ही क्या होता है, संभव होता है, आदमी में संभव नहीं। अगर आदमी में संभव होगा तो जैसे आपका सवाल बनेगा सर जुड़वा, जुड़वा भी तो कर सकते हैं, क्या वो सर क्लोन है? जुड़वा को आप देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पहले वाले से अंतर आपको दिखेगा। कुछ सर की साइज में अंतर दिखेगा, कुछ सोचने समझने में अंतर दिखेगा। हो सकता है एक जुड़वा जो पहला वाला है वो पढ़ने में तेज है, दूसरा वाला गधा है, तो कार्य में असमान हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोई रोबोट बनाएंगे तो रोबोट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम चीजें उसमें डालेंगे, सेम चिप, कि उसको पानी मंगाना है उठा के तो वो भी पानी लेकर आएगा, वो भी पानी लेकर आएगा, उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो पहला विखंडन। विखंडन, देखिए जब कोई एक कोशिकीय जीव जो होता है, जब कोई एक कोशिकीय जीव होता है या बहुकोशिकीय जीव समान संरचना वाला, जैसा अलैंगिक परिभाषा में, जब कोई एक कोशिकीय जीव अपने शरीर का विभाजन करके दो या दो से अधिक संरचना बनाता है तो वह क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। अलैंगिक जनन में ही होगा। बहुत से ऐसे जीव, अभी अमीबा भी लेंगे, पैरामीशियम भी लेंगे, एक और आएगा आपका प्लाज्मोडियम आएगा। प्लाज्मोडियम जो होता है एक छोटा सूक्ष्म जीव है जो मलेरिया फैलाता है, ये भी पानी में पाया जाता है प्लाज्मोडियम। कूलर उलर का पानी होता है ना, उसमें जो पानी मच्छर उच्छर इकट्ठा हो जाते हैं सब, वो सब प्लाज्मोडियम होते हैं। तो वो सब प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, सब मलेरिया की बीमारी को कॉज करते हैं। तो देखो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो अपने समान दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट जाता है तथा नई कोशिकाओं का, नई कोशिका शरीर का, ऐसे लिख लो, नई कोशिका शरीर का निर्माण करता है, तो उसे विखंडन कहते हैं।
विखंडन कहते हैं। तो उसे विखंडन कहते हैं। वी का मतलब देखो, शब्दों को भी अगर तोड़ोगे तो आपका नाम पता चलेगा। वी का मतलब होता है दो, खंडन का मतलब होता है टूटना। किसी चीज को खंडित करना या खंडन करना क्या कहलाता है? टूटना या विभाजन होना। वी मतलब दो बार और खंडन मतलब दो बार। तो वी खंडन मतलब दो या दो से अधिक बार अगर कोई अपने आप को तोड़ता है शरीर को, और जो शरीर का निर्माण करता है वो क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। इसमें आपका अमीबा आएगा। उदाहरण अमीबा। अब तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कैसे, अभी हम आपको बताए हैं अमीबा। दूसरा आपका आएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है बिल्कुल चप्पल नुमा दिखाई देता है। बिल्कुल क्या होता है? चप्पल नुमा दिखाई देता है। यह पूरा एक शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है, और वह एक पूरी दूसरी संरचना क्या कर लेता है? बना लेता है। दो संरचना बना ली। यह भी जल में मिलता है पैरामीशियम। इसको चप्पल नुमा भी बोलते हैं। चप्पल की तरह क्या होता है? दिखाई देता है। तो अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। यह क्या करता है? आपका विखंडन करता है। अब जो विखंडन होता है यह भी दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। मिटा दें? विखंडन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहले को बोलते हैं द्विखंडन, हाँ, और दूसरे को बोलेंगे बहुविखंडन। इसका मतलब होता है बाइनरी फ्यूजन, इंग्लिश भी लिख देते हैं बाइनरी फ्यूजन, और इसका होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन। अब जो आपका फ्यूजन वाला परिभाषा है इसी में बस वो अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको बोले हैं कि जो विखंडन होता है दो या दो से अधिक संरचनाओं में जब विखंडित होगा उसे क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोशिका जो केवल दो, ऐसी कोशिका जो केवल दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। इसका भी एग्जांपल सेम रहेगा आपका ऊपर वाला, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। हो गया। दूसरा होता है बहुखंडन। दूसरा क्या होता है? बहुखंडन। जब किसी कोशिका जब किसी कोशिका का विभाजन कोशिका का विभाजन हाँ किसमें? बहुविखंडन का मतलब जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, वह अपने अंदर, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखा देंगे क्या होता है। जैसे बहुखंडन में एक कोशिका है वह बहुत भागों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कितने भागों में विभाजित होगा? दो बार। जैसे अमीबा से, एक अमीबा से टूटा तो कितने अमीबा बने? दो अमीबा बने। लेकिन यहाँ जब एक शरीर टूटेगा वह ढेर सारा होगा, बना देगा। तो अब मान लीजिए अलैंगिक जन्म मछली तो नहीं करती है, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं, मछली का जो अंडा होता है वो एक बार में ढेर सारा होता है। मतलब अगर कोई मछली अंडे देती है तो हाँ वो एक बार में अंडे क्या होता है? ढेर सारा देगा। तो ऐसा ही होता है, इसकी कोशिकाओं का जो विभाजन होगा वो एक बार में ढेर सारा होगा। समझ में है? तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। यहाँ आपका द्विखंडन, द्वि मतलब दो,
खंडन मतलब टूटना। यहाँ पे हो गया बहु, बहु का मतलब होता है बहुत, बहु बहु का मतलब क्या होता है बहुत, और खंडन या विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ कितनी बार टूटेगा, कई बार टूटेगा। एक कोशिका कितनी बार टूटेगा, कई बार। तो जब किसी कोशिकाओं का विभाजन दो से अधिक बार हो, दो से अधिक बार हो, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। तो उसे बहुखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका आएगा, उदाहरण में प्लाज्मोडियम। उदाहरण में क्या आएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक सूक्ष्म जीव है जो लगभग ऐसा दिखता है। प्लाज्मोडियम गोल संरचना होती है, ऐसा दिखता है। यह उसके पास क्या है, एक केंद्रक है। अब यह क्या करता है, ये जब अपनी कोशिकाओं का विभाजन करता है तो उस दौरान यह अपने केंद्रकों का सबसे पहले क्या करता है, शरीर के अंदर विभाजन करने लगता है। ये केंद्रक है, अब वह नया नया केंद्रक क्या करने लगता है, और बनाने लगता है। शरीर के अंदर ही क्या करता है, खूब सारे केंद्रक बनाएगा। पहले केंद्रक का विभाजन किया, केंद्रक का क्या किया, खूब विभाजन किया। एक केंद्रक था, कितने केंद्रक हो गए, इतने सारे कितने केंद्रक हो गए। अब यह आगे की अवस्था में आता है तो यह थोड़ा सा क्या होता है, फट जाता है। जब भर जाएगा पूरा केंद्रक, अब उसको निकलने के लिए क्या चाहिए, बाहर रास्ता। तो जितने फट जाते हैं सारे केंद्रक क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब सारे केंद्रक बाहर निकलते हैं तो यही धीरे धीरे पूरा एक एक कोशिकाओं का क्या कर लेते हैं, शरीर का क्या कर लेते हैं, ढांचा ले लेते हैं। पूरा पूरा एक नई कोशिका क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये केंद्रक है और वह धीरे धीरे क्या कर लेता है, एक पूरा शरीर का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर कितना बहुखंडन हुआ, बहुखंडन हुआ, और यहाँ कितना खंडन हुआ, दो खंडन हुआ। तो आपका प्लाज्मोडियम जो होता है वह अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी वह आपका विखंडन करता है, और विखंडन में भी वह कौन सा खंडन करता है, बहुखंडन करता है। समझ में आ रहा है, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए शॉर्टकट में। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर या फिर हर चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट ले लेंगे। समझ में आया? 2-3 बार टेस्ट लेंगे, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा। एक चैप्टर, जितना क्वेश्चन एक चैप्टर से संभव होगा उतना क्वेश्चन बन जाएगा। एकेडमिक में यही तो फायदा है, कुछ बाहर से आता नहीं है। अगर 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में से। आपको बस इसी को अच्छे से पढ़ना और रिविजन करना, सारे सवाल फंस जाते हैं। कंपटीशन रहता है तब तो कोई सवाल ऐसा रहता है जो मिलता है नहीं समझ में आता है। जैसे नीट वगैरह होता है, आदमी नीट में जब बैठता है क्लास 12 के बाद डॉक्टर वाले, तो उसमें भी कुछ सवाल ऐसे मिलते हैं जो पहले नहीं मिले। आदमी सोचता है ये तो पहली बार ही पूछा है। भाई कंपटीशन है, अगर 5,000 सीट है तो उस पर 10 लाख फॉर्म गिरे रहते हैं। किसी तरह बच्चों को बाहर करना है। तो अब जनन की दूसरी विधि कौन सी होगी, मुकुलन। अभी तो बाकी है मुकुलन। वो पहला अलैंगिक जनन खत्म और ये दूसरा है मुकुलन, बाई बडिंग। बाई बडिंग, हिंदी में बोलते हैं बडिंग मुकुलन, और इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। हो गया? देखिए इसमें क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई नीम का पेड़ देखे होंगे, तो नीम के पेड़ का अगर ये तना है, अगर ये तना है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, ये क्या है, पूरा नीम का पेड़ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपका ये जो तना है, यहाँ से एक पार्ट निकल जाता है ऐसा उभरा हुआ। कभी देखे हो, थोड़ा सा पार्ट निकला रहेगा, इतना भी नहीं निकला रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, एक उभरी हुई संरचना निकल जाएगी, है ना। उभरी हुई संरचना में से यहाँ से पत्ती वगैरह निकला रहता है, यहाँ से क्या करता है, पत्ती वगैरह निकला रहता है। तो ये जो उभरा हुआ संरचना है, इसी को बोलते हैं बड। इसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। बड का मतलब होता है मुकुलन। पूरा क्या रहता है, मुकुल। हिंदी में इसको पूरा बोलते हैं मुकुल। इसको क्या बोलते हैं, मुकुल।
तो अब इसने तो कोई लैंगिक जनन वाली प्रक्रिया की नहीं, इसके शरीर पे एक संरचना से उभरा हुआ संरचना निकला और वहां से नए पौधे और नए क्या होने लगे, पत्तियां निकलने लगी। तो यह भी कौन प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार। ऐसा एक वृक्षों में मान लीजिए आपने देखा कुछ जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जिसमें आपका आता है हाइड्रा, नाम सुना है? हाइड्रा की संरचना लगभग ऐसा होता है, हाइड्रा का संरचना क्या होता है, लगभग ऐसा होता है। तो यहाँ से कोई पार्ट निकल जाता है उसका, यहाँ से क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है हाइड्रा का। ये वाला पार्ट क्या होता है, टूट जाता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, टूटता है और यहाँ नीचे गिरता है, पानी में गिरे या फिर आपका अगर नदियों के किनारे अगर हाइड्रा उग रहा है वहां उगे तो वहां गिरेगा, तो वह फिर एक नई संरचना का हाइड्रा क्या करेगा, बना लेगा। वह एक नई संरचना का क्या करेगा, हाइड्रा बना लेगा। ये आपका जनक कोशिका हो गया, ये जनक हो गया और यह संतति हो गया। यानी उसके किसी उभरे हुए भाग से निकलेगा और वहां से टूटेगा और टूटने के बाद एक नई संरचना क्या करेगा, बना लेगा। तो वह कौन सा होता है, हाइड्रा होता है। तो आपका पौधों में भी होगा। मुकुल मतलब एक बड बनाएगा, वो क्या करेगा, एक बड नुमा संरचना गोल बनाएगा, एक एक्स्ट्रा पार्ट। बड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट शरीर से निकलेगा। आप वो देखिए जिनकी 6 उंगलियां रहती हैं, हाथ में 6 उंगलियां रहती हैं, तो वो बड तो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे एक्स्ट्रा अंग क्या हो गया है, निकल गया है। अब वैसा पौधों में हो रहा है या कुछ सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, जो एक्स्ट्रा अंग निकल रहा है वह टूट के गिर रहा है और वह पूरा एक नया संरचना क्या कर रहा है, बना रहा है। तो आपका क्या होता है, हाइड्रा होता है। ऐसा इसको लिख लीजिए, बोलते हैं उसके बाद लिख लीजिए। देखिए किसी जीव के बाहरी सतह पर, किसी जीव के बाहरी सतह पर लिख देते, किसी जीव के बाहरी सतह पर, किसी जीव के बाहरी सतह पर समसूत्री विभाजन, अभी हम इसको भी बता देते हैं क्या, समसूत्री विभाजन के कारण उभरी हुई मुकुल बनती है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जिससे नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए हाइड्रा, और इसको बना लेना। हाइड्रा, हाँ ये बना लेना, जो सब दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी रहता है। ये सब डिफिनेशन डायग्राम जो होता है वह समझने में बहुत तेजी से क्या करता है, आसानी करता है। जब आप कॉपी या नोट्स वगैरह खोलेंगे तो आप पढ़ने से ज्यादा डायग्राम पे ध्यान दे देंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाता है। हाइड्रा के बाद एक एग्जाम्पल आपका होता है ईस्ट। हाइड्रा के बाद एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट जानते हैं, ईस्ट नहीं जानते हैं? जो रोटियां वगैरह कभी कभी बना, ये रेडीमेड दुकानों पर भी मिलता है ईस्ट। जैसे चोकर देखे हो, चोकर आटे में से चालने के बाद निकलता है, उससे भी बारीक होता है ईस्ट। आटा वाटे को फुलाने के लिए इसमें ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कभी सुना है? तंदूर रोटी वोटी सुनी है? तंदूर रोटी वो जो मोटे वाले उसमें बनता है बड़े से, उसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। तो वो जो आटे को क्या करता है, फुला देता है बहुत तेजी से, है ना। घर में भी कुछ होता होगा, आप लोग देखे होंगे आटे को, या तो रात में लोग उसको गूंथ के पूरा और सुबह तक उसको फुलाने के लिए छोड़ देते हैं, या तो उसको तुरंत अगर फुलाना है उसमें ईस्ट मिला देते हैं। और यह ईस्ट क्या होता है, लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता। हमने बताया कि जब एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें सूक्ष्म जीवों का लाभदायक और हानिकारक दोनों पढ़ना है। सूक्ष्म जीव वो जो बीमारियां फैलाते हैं वो हानिकारक है,
कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो लाभदायक हैं, जो आपको क्या करते हैं, फायदे पहुंचाते हैं। तो इसमें ईस्ट भी आता है। इसका वो लिख लीजिए। मुकुलन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। मुकुलन जो होता है वह दो तरह से होता है, दो तरह से होता है। पहला जो होता है आंतरिक होता है, या बाह्य दोनों कोई लिख लीजिए, आंतरिक। और दूसरा जो होता है बाह्य होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बाह्य में आपका हाइड्रा आता है, जो आपका हाइड्रा होता है वह बाह्य मुकुलन करता है। क्यों, बाह्य का मतलब बाहरी, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी। आपको अभी हाइड्रा का हम संरचना दिखाए हैं, और दिखाए हैं एक उभरी हुई संरचना निकल रही है, तो वह उभरी हुई संरचना कहाँ निकली है, बाहर। तो वह कौन सा मुकुलन कर रही है, आपका बाह्य कर रही है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट, यह आपका आंतरिक मुकुलन करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ईस्ट रहता है ढेर सारा, और हम उसको आटे में फुला देते हैं, तो वह अपने आंतरिक संरचनाओं को फुलाता है, तभी जाके आटे भी क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। समझ में आया। तो ईस्ट जो होता है वो आंतरिक मुकुलन करता है, और आपका हाइड्रा क्या करता है, बाह्य मुकुलन करता है। समझ में आ रहा है ना। कोई सवाल होगा, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। नहीं लिख पाएंगे नहीं अब। हाँ, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके क्या करिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि हम तो खुद ही लिखवा ही दे रहे हैं। समझ में आया। और जो इतना हम जितना बताए हैं वो भी आप नोट करते रहेंगे ना, पेड़ पे घर पे जाकर कुछ शब्दों को सुधार करके। जैसे हम तो यहाँ समझा रहे हैं, आप घर पे जाकर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे आप अच्छे से। समझ में आए? अगर एक आध चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या आप जो लिख लें वो हमको एक बार क्या करिए, दिखा लिया करिए, हमको लगेगा कि हाँ काफ़ी स्पष्ट बना है, तो हम इतना ही पे छोड़ दिया करेंगे, ना तो लिखवाया करेंगे। हालांकि ये सब चैप्टर अभी बहुत आसान है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह जब आएगा वो सब बहुत बारीक है, वहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। नीट वगैरह में भी सवाल बहुत सारे आते हैं, आपके बोर्ड में आते हैं। फिर उसके बाद आनुवांशिकता चैप्टर है, जेनेटिक्स, मेंडल वाला, उससे हम आपको बताएं उस इकाई से 18 नंबर के सवाल आते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है आपका आनुवांशिकता यूनिट से आता है। आनुवांशिकता, जेनेटिक्स से क्या आता है, 18 नंबर के सवाल आते हैं। इसमें चैप्टर कितने हैं, तीन, तीन चैप्टर हैं, और 18 नंबर के क्या आते हैं, सवाल आते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, कवर करता है। नीट वगैरह में भी यहाँ से सवाल क्या करता है, खूब ढेर सारा क्या करता है, तो उठाता है खूब ढेर सारे सवाल। समझ में आया? आज के लिए इतना रहने देते हैं। आपका जो मुकुलन के बाद चार और बचा है, अलैंगिक में कितने बचे हैं, चार और बचे हैं। पहला तो आपका वो पढ़े हैं, मुकुलन से पहले आप क्या पढ़े, विखंडन। विखंडन के बाद आप मुकुलन, आप मुकुलन के बाद चार और बचता है। तो कल अलैंगिक जनन पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद लैंगिक जनन रहेगा, लैंगिक जनन में भी क्या रहेगा, तो थोड़ा बहुत रहेगा। इस चैप्टर से आपको बस दीर्घ उत्तरीय सवाल नहीं मिलेंगे, मतलब दीर्घ उत्तरीय बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं। बहुत रेयर देखा जाता है कि क्या हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है। अब दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो पूरा अलैंगिक जनन पूछ देगा, छह का छह पूछ देगा, 1 2 3 4 5 6 है वो छह पूछ देगा, क्या हो जाता है पूरा। हालांकि अब उतना पूछ नहीं रहा है, हालांकि इस बार जोड़ा है अब चैप्टर, देखिए इसमें से पूछता है कि नहीं पूछता। हालांकि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्या रहते हैं, क्लियर रहते हैं कि वो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। जनन चैप्टर है, जनन वहां से आपको मिलेगा, आनुवंशिकता से क्या होगा वहां से भी मिलेगा। समझ में, कोई डाउट उठ है, चलिए ठीक। ये सब सवाल तो आएगा नहीं, ये सब बहुत जल्दी पूछ देता है कभी कभी, यहाँ तक लोग